अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज तारीख़ आ चुकी है जी 5 नवंबर और दिन है फ्राइडे का। इस वीडियो का आगाज़ हम खुर्रम अब्बासी साहब से करते हैं। खुर्रम अब्बासी साहब जो हैं वो 3 नवंबर को माल्टा लैंड हुए हैं। इसके अलावा भी 2 मज़ीद दोस्त हैं जो 9 नवंबर को जा रहे हैं और 12 नवंबर को भी 2 मज़ीद जा रहे हैं। और ये तमाम क्वारंटाइन वाले हैं, क्योंकि या तो इनके पास ऐसा वैक्सीन सर्टिफिकेट है जो कि माल्टा में अप्रूव नहीं है, या इन्हें ऐसी वैक्सीन लगी है जो कि माल्टा में अप्रूव नहीं है। खुर्रम अब्बासी साहब का भी यही मसला था, उन्हें भी क्वारंटाइन करना पड़ना था क्योंकि उनको सिनोफार्म लगी हुई थी यूएई से। उन्होंने रब्ता किया भाई कोई पार्टनर हमें ढूंढ के दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्टनर नहीं मिल सका। तो बहरहाल माल्टा चले गए। तो इन्होंने जाके एयरपोर्ट पर उन्हें जो भी इनका लेटिंग एग्रीमेंट या हाउस एग्रीमेंट था वो दिखाया। उन्होंने कहा भाई मैं होम क्वारंटाइन करने को तैयार हूँ, तो मेरे पास इस तरह एग्रीमेंट मौजूद है जिसके लिए मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। मेरे पास ऐसी ट्रैवल अथोराइजेशन तो मौजूद नहीं है कि जिससे मुझे ये इजाज़तनामा मिल जाए कि मैं होम क्वारंटाइन जाकर कर सकता हूँ, लेकिन बहरहाल मैंने पे किया हुआ तो मुझे ये इजाज़त दें। उन्होंने कहा भाई आप अपने एम्प्लॉयर से रब्ता करें या उस लैंडलॉर्ड से रब्ता करें जिससे आपने रेंट पर वो फ्लैट या रूम लिया हुआ है। बहरहाल इन्होंने रब्ता किया, वो बंदे से भी रब्ता हो गया और उसने हाउस एग्रीमेंट भेज दिया। एयरपोर्ट वालों को उन्होंने चेक किया तो बहरहाल इजाज़तनामा उन्हें हासिल हो गया। ये तमाम बातें वो आपको ख़ुद अपने मुँह ज़ुबानी बताएंगे, आप उनका मैसेज यहाँ पर सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, रिलेटेड टू क्वारंटाइन थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। आपसे इन टच भी रहा हूँ आखिरी 2-3 दिन में, तो मैंने कहा आपको इन्फॉर्म कर दूँ। अच्छा, मेरा जो वैक्सीन थी वो साइनोफार्म थी। मैंने अबू धाबी से 2 डोज ली थी। 6 मंथ कंप्लीट हो गए थे मेरे को, लेकिन जो है वो मैंने फाइज़र या एस्ट्राजेनिका जो अप्रूव्ड है ईएमए से, वो मैंने वैक्सीनेशन नहीं ली हुई थी। अब यहाँ पे मेरा जो था वो मैंने पहले ही अकोमोडेशन अपनी, मतलब जहाँ पे मैंने रहना था वो अकोमोडेशन मैंने ली हुई थी, और उसका मैंने जो है वो लीज़ लेटर है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, वो मैंने पहले ही साइन, जो मेरे भी साइन किए हुए थे और उसके जिससे मैंने लिया उसके भी साइन हुए थे, और मेरे ऑनर को भी इन्फॉर्म था कि ये अकोमोडेशन मैंने रखी है। अब वो साइन वाला जो फॉर्म है वो मेरे पास था, और मैंने ट्रैवल किया। और जैसे ही मैं अबू धाबी से ट्रैवल करके पहुंचा एयरपोर्ट पे, तो इमिग्रेशन के बाद लगेज नॉर्मली मैंने उठाया, और फिर उन्होंने काउंटर बनाए हुए हैं डिफरेंट। वहाँ पे किसी एक काउंटर पे आपका नंबर आता है, आप जाते हैं, वो आपकी सारी वैक्सीनेशन कार्ड और डीपीएलएफ फॉर्म और पीसीआर 72 आवर्स वो चेक करता है। अब मेरा उसने सब कुछ चेक करके यही उसने बोला डायरेक्टली कि आपका तो वैक्सीन अप्रूव नहीं है, तो आपको तो क्वारंटाइन होटल के लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने उसको फिर अपना जो अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको दिया, सारा साइन सब कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट में जो लेटर था वो सारा उसको मैंने अकोमोडेशन का जो ऑनर है उसका भी नंबर दिया, और अपने ऑनर से भी उसको नंबर वगैरह दिया। उसने फिर काफ़ी टाइम के बाद मुझे बोला कि अपने ऑनर से बात करवाएं। उसने बात की, उसने अकोमोडेशन का कंफर्मेशन ली, और फिर जिससे मैंने अकोमोडेशन ली उससे कंफर्मेशन ली कॉल करके। फिर उसको बोला कि इस आप हमारे ईमेल एड्रेस पे ईमेल करें डिक्लेरेशन प्रूफ इसका कि ये बंदा इस अकोमोडेशन में रहेगा, और उसके बाद ही हम इसको रिलीज़ देंगे। तो शॉर्टली यही कहना था करूँ भाई कि जो अकोमोडेशन प्रूफ लेटर है ना, वो अगर आपके पास है, मतलब आप जिस अकोमोडेशन में जा रहे हैं, जिसे हम अपनी ज़ुबान में जैसे कहते हैं, जो डीलर हमारे बनाते हैं वो लेटर, वो आपका होना चाहिए मस्ट। साइन और डेट, उसमें दोनों की साइन भी और डेट भी होनी चाहिए, और आपके ऑनर को भी इन्फॉर्म होना चाहिए और आपको भी। तो उसमें ये लोग आपको लाजमी जो है वो आपको अप्रूवल देंगे, क्योंकि मेरे साथ एक और गेस्ट भी था, वो इंडोनेशिया से ट्रैवल किया उसने, उसका भी सेम इशू था, लेकिन उसके भी ऑनर ने सब कुछ, मतलब उसके पास भी डॉक्यूमेंटेशन पूरी थी, तो उसको भी उन्होंने अलाउ कर दिया। और होटल के जो क्वारंटाइन है वो उससे जान छूट गई, और वो 1400 क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको पे करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी अपनी आप अकोमोडेशन में हूँ। जी, तो आपने खुर्रम अब्बासी साहब का मैसेज सुन लिया। सलाम है इनके हेल्प के जज्बे को कि और लोगों को भी इस सिलसिले में हेल्प हो जाए, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान से कमिंग डेज़ में ट्रैवल करेंगे, और इंडिया से तो बहुत बड़ी तादाद में लोग ट्रैवल कर रहे हैं दीज़ डेज़। नेपाल वाले भी हैं, बांग्लादेश वाले भी हैं, उनका इस सिलसिले में बहरहाल हेल्प हो सकती है बहुत बड़ी, कि वो अगर एयरपोर्ट पर जाकर इस सिलसिले में लैंडलॉर्ड के ज़रिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को कायल या कन्विंस कर लेते हैं, तो बहरहाल होटल क्वारंटाइन से वो बच सकते हैं। अपने डेजिग्नेटेड फ्लैट पर ही वो क्वारंटाइन कर सकते हैं। बहरहाल इसके लिए इंग्लिश बोलना आना चाहिए, ज़ाहिर बात है। ये तमाम कम्युनिकेशन जो एयरपोर्ट पर आपकी उनके साथ होगी वो इंग्लिश में ही होगी, तो थोड़ा इंग्लिश में आपको
ताक होना चाहिए या कोई ऐसा ग्रुप मेंबर हो जो आके होके ज़रा इंग्लिश में बातचीत कर सके, तो बहरहाल कंसेशन मिल सकती है। 9 नवंबर को और 12 नवंबर को भी ट्रैवल करने वाले वो तमाम दोस्त मेरा ख्याल है वो भी इस खुर्रम अब्बासी साहब की वीडियो से हेल्प ले सकते हैं कि कैसे वो होटल क्वारंटाइन से बच सकते हैं। अब आते हैं जी सऊदी अरब की सिचुएशन की तरफ। VFS ने तो पिछले दिनों बंदों को वापस कर दिया कि कम से कम 3 महीने वैलिड इकामा मौजूद होना चाहिए जिसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। रियाज एम्बेसी को मेल की इस सिलसिले में कि 3 माह से कम हो तो क्या अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता, तो बहरहाल उन्होंने तो VFS पे छोड़ दिया। बहुत लंबा चौड़ा जवाब दिया। लंबा चौड़ा जवाब क्या दिया ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है कि इंक्वायर विद VFS। सिर्फ VFS से पूछें, वो आपको गाइड करेगा। हम इस सिलसिले में आपको मज़ीद कुछ नहीं बता सकते। तो VFS तो कह रहा है भाई 3 माह होना चाहिए, लेकिन बहरहाल मुझे ये लगता नहीं है कि 3 माह होना चाहिए। हो सकता है कोई और बंदा VFS डेस्क पर बैठा हो तो वो आपको डॉक्यूमेंट ले ले, क्योंकि यही सिचुएशन हमें UAE में भी नज़र आ रही है। क्योंकि कुछ बंदों को उन्होंने वापस किया भाई आपका जो वीज़ा या इकामा है वो कम रहता है, लेकिन कल भाई ने उनको मेल किया VFS को, तो VFS का क्या जवाब आया मेरा ख्याल है जवाब पढ़ के आपको बता देता हूँ। तो जिस बंदे ने उन्हें वापस किया कुछ थोड़ी सी उसको शर्म करनी चाहिए। जवाब क्या है? विद रेफरेंस टू योर क्वेरी काइंडली नोट दैट एज लॉन्ग एज द UAE रेजिडेंट वीज़ा इज़ वैलिड अनटिल द इंटेंटेड ट्रैवल डेट टू माल्टा, कि आपका UAE वीज़ा सिर्फ उस हद तक वैलिड होना चाहिए जब आपने माल्टा ट्रैवल करना है। मिसाल दूँ, आपने 1 दिसंबर को डॉक्यूमेंट VFS में सबमिट करवाए हैं और 15 दिसंबर का आपने उनको प्लान शो किया यानी टिकट और इंश्योरेंस शो किया है, तो 15 तक तो वैलिड होना चाहिए। 16 को आप ट्रैवल कर जाएँ, 14 को कर जाएँ, ये आप पर डिपेंड करता है वीज़ा लगने के बाद। लेकिन इसमें वो क्लियर कट बता रहे हैं मेल में कि जिस डेट को आपने माल्टा जाना है उस डेट तक वीज़ा वैलिड होना चाहिए। कानून भी यही है, लेकिन जो कुर्सी पर बैठा होता है भाई वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा होता है कि मुझे कौन से पता नहीं क्या इख्तियार मिल गए हैं। कुर्सी से मुतल्लिक मैं आपको एक वाक़या बताऊँगा आगे जाके। बहरहाल ये है कि ये कोई कानून नहीं है कि 3 महीने होना चाहिए, 2 महीने होना चाहिए। क्लियर कट मेल में वो बोल रहे हैं कि जिस डेट को आपने माल्टा जाना है उस डेट तक UAE वीज़ा या इकामा वैलिड होना चाहिए। कोई शर्त नहीं है 2 माह या 3 माह की। द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये भाई कुर्सी का चक्कर होता है, बंदा कुर्सी पर बैठ के ज़रा कुछ और समझने लग पड़ता है कि जो बंदा आया हुआ है तो चलो इसको थोड़ा मैं घुमा देता हूँ तो अपनी जान छुड़वा लेता हूँ। वाक़या की याद आ गया, शायद आप भी इस वाक़े से रिलेट कर सकें। सरकारी हस्पताल जो है वो बहरहाल एक कारकर्दगी का खुला सबूत होते हैं। हम ये नहीं कहते कि सारे सरकारी अस्पताल बुरे हैं या सारे ही अच्छे हैं। बहरहाल गंदी मछलियाँ जो होती हैं इसी तालाब में मौजूद होती हैं और लोगों को इस तरह परेशान कर रही होती हैं। कोई मरीज़ बेचारे नादर भी होते हैं जो कि इस सिलसिले में परेशान होते हैं, लेकिन जो डॉक्टर साहब या जो भी हस्पताल का अमला कुर्सी पर बैठा होता है वो न जाने अपने आप को क्या समझ रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली 5-6 साल पहले का वाक़या, अक्ल दाड़ हम उसको अपनी ज़ुबान में बोलते हैं और इंग्लिश की ज़ुबान में उसको विजडम टूथ भी कहते हैं। ये तकरीबन 16 साल के बाद आती है, सबसे एंड में आती है, जगह कम होती है तो बाज़ औक़ात इसकी डायरेक्शन जो है वो सही नहीं होती है, टेढ़ी आती है। दाढ़ ही कह सकते हैं, टूथ भी कह सकते हैं, इसको सबसे लास्ट में होता है। अक्ल दाढ़ भी इसको कहते हैं कि यानी अकल आ गई है बंदे को, तो ये दाढ़ हमें तो बहरहाल नहीं आई, अक्ल दाढ़ आ गई थी। तो वो जब टेढ़ी आई तो उसने दर्द करना शुरू कर दिया, तो सूजन वगैरह हो गई। गए जी सरकारी अस्पताल, डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, तो डॉक्टर साहब ने हमें हवाले कर दिया अपने मेल नर्स के। मेल नर्स ने कहा जी इसका ना एक्सरे करवा के लाओ, ये क्लियर नहीं है। मैंने कहा चलो जी सही है, एक्सरे वाले पे गए, उन्होंने कहा जी मशीन नहीं हमारी काम कर रही, बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ। प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए, चलो उन्होंने 200 रुपये लिया, हमारा एक्सरे कर दिया जी दाढ़ का। एक्सरे लेके दोबारा आए डॉक्टर साहब के, डॉक्टर साहब हो ये तो हमारे वाला काम नहीं है, ये तो ऑपरेशन होगा, ये तो सारा गम फटेगा कटेगा, फिर इसके स्टिचेस लगेंगे, ये होगा वो होगा, ये तो बहुत लंबा चौड़ा काम है, आपको तो बड़े सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, वहाँ पे एडमिट होना पड़ेगा, फिर आपका ये विजडम टूथ या अकल दाढ़ निकलेगी और साथ आपकी अकल भी मेरा ख्याल निकल आएगी। मैं क्या अच्छा बाहर निकलने लगा तो जो उसका मेल नर्स था वही मेरा थोड़ा बहुत वाकिफ़कार भी था। चलो उसने कहा भाई डॉक्टर साहब की शाम को ना क्लिनिक पर जाना, ये निकाल देंगे आपकी अकल दाढ़। मैंने कहा ठीक है। मैं डॉक्टर साहब को चेक करने के लिए शाम को उनके प्राइवेट क्लिनिक पे चला गया। उनके प्राइवेट क्लिनिक में कोई इक्विपमेंट नहीं था, सिर्फ एक वो टेबल सा होता है जिस पर वो लटा के दांत वगैरह निकालते हैं, सिर्फ एक वो पड़ा हुआ था। लेकिन फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से उनके जो सरकारी हॉस्पिटल वाला कमरा था वो फुल ऑफ इक्विपमेंट था। लेकिन जब बंदा काम ही ना करना चाहे भाई, इक्विपमेंट उस सिलसिले में क्या कर सकता है। सरकारी हस्पताल वाला कमरा जहाँ मुकम्मल तौर पर इक्विपमेंट पड़ा हुआ है वहाँ पर वो दाढ़ या दांत नहीं निकाल सकते। प्राइवेट हस्पताल या प्राइवेट दुकान जो उन्होंने खोली हुई है, सिर्फ उसमें एक टेबल पड़ा हुआ है और 2-4 चिमटियाँ या जंबूर वगैरह पड़े हुए हैं, उधर वो निकाल रहे हैं पैसे लेके। लेकिन सरकारी अस्पताल में काम नहीं कर रहे जहाँ उनको लाखों रुपए में तनख्वाह फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से मिल रही है।
ये लेवल हो। हर बंदा बुरा नहीं है, हर बंदा अच्छा नहीं है, इस सिलसिले में ये नहीं कह सकते कि बहरहाल ये लोग उन्हीं में मौजूद होते हैं। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये मेरी दाढ़ वगैरह देखें। डॉक्टर साहब ने कहा भी 1000 रुपये फ़ीस आपकी दाढ़ निकल जाएगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपके पास दिन में आया, आपने कहा जी ये तो फ़लाँ शहर में जाके बड़े सिविल अस्पताल में आपकी दाढ़ निकलेगी, यहाँ नहीं निकल सकती। यहाँ आप 1000 रुपये लेके मेरी दाढ़ निकाल रहे हैं, कोई बात समझ नहीं आई है। ऑपरेशन होगा, आपने कहा दाखिल होगा, तो दाखिल कहाँ होना है, किस हॉस्पिटल में होना है? डॉक्टर साहब जो थे वो खामोश हो गए। थोड़ा अत्थड़ होते तो शायद मुझे 2-4 लगा ही देते, लेकिन खामोश हो गए। जब वो खामोश हो गए तो फिर मैं बाहर आ गया, मैंने फिर कहीं और से दाढ़ निकलवा ली। कोई मैं एडमिट नहीं हुआ, कोई मुझे टांके नहीं लगे, कोई मेरा गम नहीं फटा, ये वो। बस जो बंदा काम ना करना चाहे, बात यही है भाई, जो कुर्सी होती है ये बड़ा कुछ करवाती है बंदे को बहुत। इसलिए कुर्सी पर बैठने वाले हजरात जो हैं वो दूसरे आने वाले हजरात के साथ थोड़ा सा तावन कर ले तो मेरा ख्याल है हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। वीडियो बहुत तवील होगी, इख्तिताम यहीं पे करते हैं। कोई बात गलत शेयर हो गई हो तो तस्हीह कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। खुर्रम अब्बासी साहब की वीडियो ज़रूर मेरा ख्याल है आपको शेयर करनी चाहिए ताकि और लोगों की भी इस सिलसिले में हेल्प हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।